साझेदारी सामान्य जो है साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, इस लेसन में से उदाहरण 14 को समझेंगे। तो प्रश्न में दिया है राम मोहन गोपाल एक फर्म के साझेदार है जिनका लाभानी अनुपात 3:2:1 है। उनकी पूंजी है 50,000, 30,000, 20,000। साझेदारी सल्लेख के अनुसार उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलता है 6%। गोपाल नाम के साझेदार को 5,000 वेतन पाने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार द्वारा 6,000 रुपये निजी प्रयोग के लिए निकाले और इसके अलावा मोहन नाम के साझेदार ने 2,000 रुपये का माल भी निजी उपयोग के लिए निकाला है। और इसी के और साथ में दिया है कि इनको वर्ष का लाभ हुआ था ब्याज, वेतन और माल का आहरण करने के पूर्व 60,000 रुपये का था। और इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपको लाभानी समायोजन खाता और साझेदारों के चालू खाते खोलने हैं। साझेदारों के चालू खाते खोलना है मतलब कि यहाँ पे इन साझेदारों की पूंजी स्थिर है। पूंजी स्थिर होने की दशा में पूंजी खाता अलग से बनाया जाता है, उसमें सिर्फ पूंजी आती है और पूंजी के अलावा जो भी कुछ मदे है जैसे कि वेतन है, ब्याज है, कमीशन है, आहरण है, इन सभी का प्रभाव चालू खाते में होता है। तो प्रश्न को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लाभानी नियोजन खाता बनाएंगे। लाभानी नियोजन खाते को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बोला जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब कि लाभानी समायोजन खाते के क्रेडिट में आपको सबसे पहले लिखना है लाभ, अर्थात जो भी उनको लास्ट सेंटेंस के अनुसार जो 60,000 रुपये का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा था वह बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में क्रेडिट में दिखेगा। फिर उसके बाद जो भी इनके राम मोहन और गोपाल इनकी जो भी पूंजी थी 50,000, 30,000, 20,000, इनको इनके पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए। तो पूंजी पर ब्याज राम को मिलेगा 3,000, मोहन को मिलेगा 1,800 और गोपाल को मिलेगा 1,200 रुपया। क्योंकि ये जो पूंजी है, पूंजी पर 6% आपको ब्याज देना था। 50,000 का 6% हो गया 3,000, 30,000 का 6% 1,800 और 20,000 का 6% 1,200। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज आपको यहाँ पे देना था। पूंजी पर ब्याज देते समय लाभानी खाता डेबिट होता है पूंजी पर ब्याज खाते से, इसलिए यहाँ पे लाभानी समायोजन खाते के डेबिट में ये प्रविष्टि हो गई है। फिर अगली सूचना थी कि गोपाल को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकार था। वेतन देते समय भी प्रविष्टि होती है साझेदार का वेतन खाता डेबिट, क्या बोलते हैं, लाभानी समायोजन खाता डेबिट वेतन खाते से। तो ये वेतन की एंट्री डेबिट में आ गई है। फिर उसके बाद इन्होंने आहरण किया था निजी प्रयोग के लिए, इन्होंने 6,000 रुपये प्रत्येक ने निकाले थे। तो 6,000 का प्रभाव यहाँ पे नहीं करेंगे, आहरण का प्रभाव यहाँ पे नहीं होता लाभानी नियोजन खाते में, लाभानी समायोजन खाते में। इस खाते में हमें सिर्फ आहरण पर ब्याज का उल्लेख करना पड़ता है। तो आहरण पर ब्याज यहाँ पे कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए आहरण पर ब्याज का उल्लेख नहीं होगा। और एक साझेदार ने आहरण माल का आहरण किया था जिसका लेखा नहीं हुआ है। इस प्रकार की सूचना होने के कारण जो भी आहरण किया गया है, मोहन ने माल निजी प्रयोग के लिए निकाला है, तो उसका प्रभाव क्रेडिट पक्ष में पड़ेगा। आहरण माल का आहरण करके आपको क्रेडिट में लिखना है। तो 2,000 रुपया मोहन ने माल का आहरण किया है, तो ये मोहन के नाम की एंट्री होगी क्रेडिट में माल के आहरण खाते से। और फिर क्रेडिट का योग जो था 60,000 और 2,000 की एंट्री क्रेडिट में है, 62,000 रुपया योग है। और डेबिट में सिर्फ पूंजी पर ब्याज है और गोपाल का वेतन है। तो 62,000 में से 6 और 5 मतलब कि 11,000 घटाते हैं तो 51,000 रुपया टोटल लाभ बचता है। इसी लाभ को आपको तीनों साझेदारों में राम, मोहन और गोपाल में विभाजित करना है। अनुपात था 3:2:1, अर्थात 3:2:1 टोटल होती है 6, अर्थात राम के हिस्से में आएगा 3/6, मोहन के हिस्से में आएगा 2/6, गोपाल के हिस्से में आएगा 1/6। 51,000 को आप 3/6, 2/6, 1/6 के अनुपात में अगर विभाजित करते हैं तो राम के हिस्से में आता है 25,500, मोहन के हिस्से में आता है 17,000, गोपाल के हिस्से में आता है 8,500। और इस प्रकार से टोटल लाभ का विभाजन 51,000 रुपया हो जाता है। तो ये पहला खाता हो गया लाभानी समायोजन खाता। उसके बाद दूसरा खाता उन्होंने बनाने के लिए बोला है साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के चालू खाते को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। अभी ये जो चालू खाते में पूंजी का शेष नहीं दिखेगा, उस शेष के अलावा बाकी सभी मदे आपको यहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सूचना थी तो पूंजी पर ब्याज की सूचना क्रेडिट में आएगी। तीनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 6% देना था, जो आपने लाभानी नियोजन खाता बनाते समय लिखे थे, उसको क्रेडिट में लिखना है।
ब्याज खाते पूंजी पर ब्याज खाते को करके लिखोगे 3,1800 एवं 1,200 रुपया। उसके बाद गोपाल को वेतन मिलता था, इसलिए वेतन खाते को करके गोपाल के कॉलम में 5,000 रुपये लिखोगे। और आहरण तीनों ने किया था, यहाँ पे आहरण का प्रभाव होगा, तो तीनों साझेदारों में रोकड़ का आहरण किया था, 6,000 रुपया प्रत्येक के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे। और माल का आहरण किया था किसने? मोहन ने। तो मोहन के कॉलम में आपको माल का आहरण, यहाँ पे आहरण माल का करके लिख सकते हो, टू परचेस करके जो दिया है उस जगह पे आप माल का आहरण लिख सकते हो। मोहन के कॉलम में 2,000। और फिर इनको जो लाभ हानि समायोजन खाते के आधार पे जो उनके हिस्से में लाभ आया था उसका भी प्रभाव क्रेडिट में पड़ेगा। जो लाभ हानि समायोजन खाते को करके लिखोगे बाय P&L अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो लाभ हानि समायोजन खाते को करके लिखोगे। एक एक के हिस्से में मोहन के राम के हिस्से में 25,500, मोहन के हिस्से में 17,000, गोपाल के हिस्से में 8,500। तो इस प्रकार की ये जो पूंजी पर ब्याज की एंट्री क्रेडिट में है, गोपाल का वेतन क्रेडिट में है और लाभ हानि में तीनों का हिस्सा क्रेडिट में दिखेगा। डेबिट में आहरण पर ब्याज यदि है तो आहरण पर ब्याज भी यहाँ पे डेबिट में दिखता है। और माल का आहरण मोहन ने किया था, उसका भी प्रभाव डेबिट में होगा। और इसी के आधार पे आपको चालू खाते का शेष निकालना है। यहाँ पे क्रेडिट पक्ष बड़ा है, राम की टोटल 28,500, मोहन की टोटल 18,800 और गोपाल की टोटल 14,700। और उसी में से राम के इसमें से 6,000 घटाएंगे तो राम का शेष आ चुका है 22,500, मोहन का शेष बनेगा 10,800 और गोपाल का शेष बनेगा 8,700। इस प्रकार से चालू खाता कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न की रिवीजन अच्छी तरह से करना है और ठीक से ध्यान देते हुए आगे पढ़ना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।